नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है शब्द और पद। तो प्रारंभ करता हूं शब्द की परिभाषा से। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे सुरेश, मारना, रवि इत्यादि। लेकिन सबसे पहले मैं इस परिभाषा में आए हुए दो शब्दों वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, इस पर विचार कर लेना आवश्यक समझता हूं। लिपि चिन्हों या ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जबकि उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्णों का संबंध लिखने और देखने से है, जबकि ध्वनियों का संबंध बोलने और सुनने से है। जैसे ये वर्ण यहाँ लिखित रूप में है, इसलिए आप इन्हें देख रहे हैं, और जब मैं इनका उच्चारण कर रहा हूँ श अ आ, तो आप इन्हें सुन रहे हैं। अब चलते हैं पुनः परिभाषा की ओर। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे स हलंत जुड़ उ जुड़ र हलंत जुड़ ए जो श हलंत जुड़ अ बराबर सुरेश। म हलंत जुड़ आ जुड़ र हलंत जुड़ अ जुड़ न हलंत जुड़ आ बराबर मारना। र हलंत जुड़ अ जुड़ व हलंत जुड़ ई बराबर रवि। ये शब्द भी वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से ही बने हैं। ये शब्द हों या शब्दकोश के सारे शब्द, ये शब्द या शब्दकोश के सारे शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से ही बने हुए हैं, जो अपना अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं। शब्दों के इस अर्थ को ही अर्थ तत्व कहा जाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये वाक्य से बाहर होते हैं। अब बारी है पद की। पद के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि शब्द पद क्यों कहलाते हैं से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि शब्द पद बनते कैसे हैं, यानी शब्द से पद बनने की प्रक्रिया क्या है। तो चलते हैं पद की परिभाषा की ओर। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं, क्योंकि वे आपस में व्याकरणिक संबंध जोड़ लेते हैं। एक और भी परिभाषा दी गई है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं, क्योंकि वे वाक्यों के नियमों से बंध जाते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वाक्य का ऐसा कौन सा नियम है या व्याकरण संबंधी वह कौन सा तत्व है जिसके आधार पर वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद बन जाते हैं तथा आपस में संबंध जोड़ लेते हैं। इसका उत्तर है संबंध तत्व, जिसके अंतर्गत स्थान यानी पदक्रम, कारक की विभक्तियां और प्रत्यय आते हैं। दरअसल वाक्य में दो तत्व होते हैं। पहला अर्थ तत्व जो शब्दों से व्यक्त होते हैं, और दूसरा संबंध तत्व जो स्थान यानी पदक्रम, कारक की विभक्तियां और प्रत्ययों से व्यक्त होते हैं। जब शब्द इन संबंध तत्वों से जुड़ते हैं तो शब्दों के अर्थ भी इन संबंध तत्वों से जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार ये शब्द पद बन जाते हैं तथा आपस में संबंध जोड़ लेते हैं और वाक्य की रचना भी हो जाती है। इन तमाम बातों को इन उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। संबंध तत्वों में सबसे पहला तत्व है स्थान यानी पदक्रम। पदक्रम यानी पदों का क्रम। व्याकरण में
पदों का क्रम निश्चित है। हिंदी वाक्यों का पद क्रम कैसा होना चाहिए यह निश्चित है। ये सभी पद व्याकरण के नियमानुसार अपने अपने स्थानों पर हैं और उचित क्रम से हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया। यहां देखा जाए, सुरेश कर्ता के स्थान पर है, रवि कर्म के स्थान पर है और मारदा क्रिया के स्थान पर है। यहां कर्ता, कर्म और क्रिया का मेल है। इस वाक्य में रवि कर्ता के स्थान पर, पुस्तक कर्म के स्थान पर और पढ़ता है क्रिया के स्थान पर। लड़की कर्ता के स्थान पर, छत अधिकरण कारक के स्थान पर और पढ़ती क्रिया के स्थान पर। लड़के कर्ता के स्थान पर, गीत कर्म के स्थान पर और गाते हैं क्रिया के स्थान पर। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि इस वाक्य में रवि कर्म कारक है, लेकिन इस वाक्य में रवि कर्ता कारक है। स्थान बदल जाने से संबंध भी बदल जाता है। यहाँ पर रवि का संबंध कर्म कारक के रूप में है, जबकि यहाँ पर रवि का संबंध कर्ता कारक के रूप में है। दूसरा संबंध तत्व है कारक की विभक्तियां। यहाँ देखा जा सकता है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है, को कर्म कारक की विभक्ति है। यहाँ कर्ता कारक की शून्य विभक्ति है, क्योंकि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है, वह भी कुछ भेदों को छोड़कर। वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यह वाक्य वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक तो है, रवि कर्ता कारक है, तो यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि कर्ता की शून्य विभक्ति है। वही स्थिति यहाँ भी है, कर्म है लेकिन कर्म की विभक्ति को नहीं है, इसलिए यहाँ कर्म की शून्य विभक्ति है। लड़की छत पर पढ़ती है, यहाँ लड़की यहाँ भी कर्ता के रूप में है, यहाँ शून्य विभक्ति है, यहाँ भी शून्य विभक्ति है। तीसरे नंबर पर है प्रत्यय। यहाँ देखा जाए, सुरेश ने रवि को मारा। इस क्रियापद में कालिक प्रत्यय लगा हुआ है। मार जोड़ आ भूतकालिक प्रत्यय है। ता तेती वर्तमान कालिक प्रत्यय, आ या भूतकालिक प्रत्यय और ऊंगा ऊंगी एंगे भविष्यत कालिक प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर आ भूतकालिक प्रत्यय है। इस क्रिया से पता चल रहा है कि यह वाक्य भूतकाल में है। इस वाक्य में ता, इस वाक्य में ती और इस वाक्य में ते, इन तीनों वाक्यों में वर्तमान कालिक प्रत्यय लगे हुए हैं। पढ़ जोड़ता पढ़ता, पढ़ जोड़ती पढ़ती, गा जोड़ते गाते। ये तीनों प्रत्यय ये बता रहे हैं कि ये तीनों वाक्य वर्तमान काल में हैं। यहाँ लड़की लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यह कैसे पता चलेगा कि लड़की शब्द लड़का का स्त्रीलिंग रूप है? लड़का जोड़ ई बराबर लड़की। इस ई स्त्री प्रत्यय से पता चल रहा है कि लड़की शब्द लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। लड़के लड़का जोड़ ए, यह पद बहुवचन रूप में है। कैसे पता चल रहा है कि यह बहुवचन रूप है? क्योंकि इसमें ए वचन प्रत्यय लगा हुआ है। लड़का जोड़ ए बराबर लड़के। अब बारी है यह समझने की कि ये संबंध तत्व वाक्य में किसका बोध कराते हैं, किन किन चीजों का बोध कराते हैं। इसका उत्तर है कि ये संबंध तत्व वाक्य में कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वृत्ति और पक्ष का बोध कराते हैं। इनमें से 4 कारक, लिंग, वचन और पुरुष संज्ञा से संबंधित हैं, जबकि अन्य 4 काल, वाच्य, वृत्ति और पक्ष क्रिया से संबंधित हैं। इन 8 में से 5 महत्वपूर्ण हैं। कारक,
लिंग, वचन, पुरुष और काल। इन उदाहरणों द्वारा इन बातों को समझा जा सकता है। जैसे कारक, हिंदी में कारक 8 हैं। कर्ता शून्य ने, कर्म शून्य को से लेकर संबोधन हे, हो, अरे तक। यहां देखा जाए, ने से क्या बोध हो रहा है? ने से यह बोध हो रहा है कि यह पद कर्ता कारक में है। को से क्या पता चल रहा है? यह पता चल रहा है कि यह जो रवि पद है कर्म कारक में है। लिंग, लिंग 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़की शब्द से क्या बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। यह लड़की शब्द किसका स्त्रीलिंग है? लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्योंकि लड़का जोड़ ई बराबर लड़की, इसमें ई स्त्री प्रत्यय है। वचन, वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़के, यह कैसे पता चल रहा है कि यह पद बहुवचन में है? क्योंकि इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है जो वचन प्रत्यय है। लड़का जोड़ ए बराबर लड़के, ए से बोध हो रहा है कि यह पद बहुवचन में है। पुरुष, पुरुष 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां देखा जाए, ये सभी संज्ञा पद हैं और सभी संज्ञाएं अन्य पुरुष में आती हैं। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष में है। कर्ता के ने चिन्ह और कर्म के को चिन्ह वाले वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि अन्य पुरुष में है। रवि के अनुसार ही क्रिया बदली है। रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में है। लड़की छत पर पढ़ती है, लड़की स्त्रीलिंग है, एक वचन में है और अन्य पुरुष में है, जातिवाचक संज्ञा है। इस लड़की के अनुसार ही क्रिया बदली है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है, एक वचन और अन्य पुरुष में है। लड़के गीत गाते हैं, लड़के कर्ता कारक में है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और अन्य पुरुष में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग, बहुवचन और अन्य पुरुष में है। काल, हिंदी में काल 3 हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल की सूचना क्रिया देती है। जैसे सुरेश ने रवि को मारा, यह क्रिया बताती है कि यह वाक्य भूतकाल में है। मार जोड़ आ भूतकालिक प्रत्यय है। ये इन तीनों वाक्यों की क्रियाएं वर्तमान काल में है, क्योंकि पढ़ जोड़ता पढ़ता, पढ़ जोड़ती पढ़ती, गा जोड़ते गाते, ता ते ती वर्तमान कालिक क्रिया प्रत्यय हैं, इसलिए ये तीनों वाक्य वर्तमान काल में है। अब बारी है शब्द और पद के प्रकारों की। तो शब्द और पद के प्रकारों का सीधा संबंध रूपांतर या प्रयोग या प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। यहाँ सबसे पहले मैं प्रयोग की चर्चा करूँगा। प्रयोग कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ प्रयोग से तात्पर्य है शब्दों का वाक्य में प्रयोग। क्या शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है? जी हाँ, एकदम आवश्यक है, क्योंकि अकेला शब्द या अलग अलग रहकर ये शब्द विभिन्न भावों या विचारों को पूर्ण सार्थकता के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए इन्हें संबंध तत्वों से जोड़कर एक सुव्यवस्थित क्रम में लाना पड़ता है, जिससे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद का रूप धारण कर लेते हैं तथा विभिन्न भावों एवं विचारों को पूर्ण सार्थकता के साथ व्यक्त कर पाते हैं। अतः
विभिन्न भावों एवं विचारों की पूर्ण एवं सार्थक अभिव्यक्ति वाक्य के स्तर पर ही संभव हो पाती है। इसलिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 तरह के होते हैं। अंग्रेजी में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और हिंदी में शब्द भेद। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। इन 8 के अलावे प्रविशेषण और निपात की भी अलग से विद्वानों ने चर्चा की है। प्रकार्य, प्रकार्य का मतलब है कार्य। ये शब्द जब पद बन जाते हैं, पद धारण कर लेते हैं, तो पद के अनुसार ही इन्हें कार्य करना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री का कार्य करता है, मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार शब्दों को भी अपने अपने पद के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पहाड़, झरना, मेला, बाजार, ईमानदारी, सच्चाई, ये संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पर लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर यह संज्ञा पद है क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त हो गया है। और यहाँ कार्य भी कर रहा है, यहाँ कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। यह पत्र भी संज्ञा पद है, लेकिन यहाँ पर यह कर्म का कार्य कर रहा है। लड़के पत्र लिखते हैं, यह लड़के पद लड़का का बहुवचन रूप है, यह संज्ञा पद है, यह भी कार्य कर रहा है कर्ता के रूप में, और यहाँ पत्र कर्म के रूप में। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम शब्द हैं। वह यहाँ सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम पद है क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होकर यह कार्य कर रहा है। वह आम खाता है, यहाँ पर वह कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। उसने पीटा, उस सर्वनाम है, यह भी कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। विशेषण पद, विशेषण पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, यह अच्छा पद लड़का पद की विशेषता बता रहा है। वे लड़के अच्छे हैं, अच्छे पद लड़के पद की विशेषता का बोध करा रहा है। क्रिया, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रियापद किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। जैसे मोहन खाता है, सोहन ने खाया, रमेश खाएगा। इन क्रियाओं से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। खाता है वर्तमान काल की क्रिया है, खाया भूतकाल की क्रिया है, खाएगा भविष्यत काल की क्रिया है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह लड़का कल आएगा, वह लड़की कल आएगी। यह कल क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है। संबंध बोधक, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध अन्य पदों से या क्रिया से दिखाने का काम करते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे लड़का अपने दोस्तों के साथ गया, लड़की अपनी सहेलियों के साथ गई। इन दोनों वाक्यों से यदि के साथ को हटा दिया जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि
पदों का संबंध ही बिगड़ जाएगा। जैसे लड़का अपने दोस्तों गया, लड़की अपनी सहेलियों गई हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय पद, ये पद क्या करते हैं? वाक्य में दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं, शाम हुई और तारे निकल आए। यहाँ पर दो पद जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं। विस्मयादि बोधक, ये क्या करते हैं? ये मन के भावों को अचानक प्रकट करते हैं। जैसे वाह सोहन प्रथम आ गया, वाह गीता प्रथम आ गई। प्रविशेषण, प्रविशेषण विशेषण पदों की विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़का है, यहाँ पर सुंदर विशेषण है और बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। उसके काले घुंघराले बाल मन को मोह लेते हैं, यहाँ पर काले प्रविशेषण है क्योंकि इस घुंघराले पद की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। निपात, निपात क्या करते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पदों पर ये बल देते हैं, बल प्रदान कर देते हैं। जैसे मैं भी जाऊंगा, यहाँ भी मैं पर बल प्रदान कर रहा है। मैंने ही ऐसा कहा था, यही मैंने पर बल प्रदान कर रहा है। अब बारी है रूपांतर की। रूपांतर, रूप में अंतर। किसके रूप में अंतर? शब्दों के रूप में अंतर, यानी शब्दों के रूप में हेर फेर, बदलाव या परिवर्तन। इस आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत चार तरह के शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रविशेषण विकारी के अंतर्गत ही आता है और निपात तो अव्यय है ही। वैसे रूपांतर की दृष्टि से सब शब्दों का वर्गीकरण पर मैंने एक वीडियो बनाया है विकारी और अविकारी के रूप में, आप वहाँ विस्तार से इसे देख सकते हैं। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं, क्योंकि वे आपस में व्याकरणिक संबंध जोड़ लेते हैं। यह संबंध तत्वों के आधार पर जुड़ता है, जिसके अंतर्गत स्थान यानी पदक्रम, कारक की विभक्तियां और प्रत्यय आते हैं। प्रत्ययों में भी खासकर स्त्री प्रत्यय, वचन प्रत्यय और कालिक प्रत्यय आते हैं। ये संबंध तत्व वाक्य के नियमों से संबंधित हैं। इन संबंध तत्वों से वाक्य में प्रयुक्त पदों का कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वृत्ति और पक्ष का बोध होता है। इन आठों में से चार कारक, लिंग, वचन और पुरुष संज्ञा से संबंधित हैं, जबकि अन्य चार काल, वाच्य, वृत्ति और पक्ष क्रिया से संबंधित हैं। इन आठों में से पांच अति महत्वपूर्ण हैं। वे हैं कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल। शब्द और पद के संदर्भ में इन पांचों को जानना चाहिए। प्रयोग और प्रकार के आधार पर शब्द 8 तरह के होते हैं, तो पद भी 8 तरह के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
हिंदी में ये शब्द भेद के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेजी में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। इन 8 में से रूपांतर के आधार पर 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी कहलाते हैं और अन्य 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने शब्द और पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ लिख दिया है। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।